एक साल पहले जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाने का ऐलान करते हुए कहा था कि वो शीला दीक्षित सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो किसने यकीन किया था? शायद किसी ने नहीं। किसने सोचा था कि एक साल पुरानी ये पार्टी 28 सीटें लेकर एक नया इतिहास रच देगी? किसी ने नहीं। हमने भी नहीं सोचा था और शायद आप में से ज्यादातर ने नहीं सोचा होगा। तमाम सियासी दलों ने केजरीवाल का माखौल उड़ाया था। अब वही केजरीवाल जब कह रहे हैं कि अब वो लोकसभा चुनाव में देश की सियासत की तस्वीर बदलने के लिए उतरेंगे, तो खुलकर मजाक उड़ाने से पहले नेता लोग 100 बार सोच रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने वो कर दिखाया है जिसका उन्होंने दावा किया था। सत्ता से थोड़ी दूर जरूर रह गए, लेकिन कांग्रेस को तो दिल्ली से उखाड़ ही दिया। अब कांग्रेस और बीजेपी में केजरीवाल को लेकर एक किस्म की बेचैनी है। बेचैनी इस बात की कि कहीं केजरीवाल फैक्टर लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर असर न दिखा दे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब केजरीवाल फैक्टर पर पीएचडी करने में जुटे हैं, ताकि समझ सकें कि कांग्रेस में किस तरह के बदलाव की जरूरत है। अपनी अक्ल से नहीं तो केजरीवाल की नकल से ही कुछ सीखने की छटपटाहट है। तभी कांग्रेस नेता गांव पंचायत की बात करने लगे हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी को छोड़ दूसरे नेताओं की चर्चा होने लगी है। वही हाल भीतर ही भीतर बीजेपी का भी है। मोदी के रथ के सामने अगर केजरीवाल खड़े होकर ललकारने लगे, तो क्या कुछ सीटों पर ही सही बीजेपी को नुकसान होगा? ऐसी चिंता बीजेपी नेताओं को भी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली में केजरीवाल की जीत से क्या डर गई कांग्रेस? क्या लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए भी मुश्किलें खड़ी करेंगे केजरीवाल? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ हैं हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता लखनऊ से, महाबल मिश्रा एमपी हैं दिल्ली के। इनका रहना खास मायने रखता है क्योंकि दिल्ली से 7 कांग्रेस के एमपी हैं और दिल्ली में कांग्रेस का क्या हाल हुआ आपने देखा है। महाबल मिश्रा से उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे कुमार विश्वास, आम आदमी पार्टी के खास नेता कवि, और सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। अनुराधा जी, आपसे जो चुनौती है उसको किस तरह से देखा जाए? कांग्रेस ने पहले भी अंडर एस्टिमेट किया केजरीवाल को, बीजेपी ने भी किया और उसका खामियाजा दिल्ली में भुगता। अब सवाल उठता है, वक्त कम जरूर है, लेकिन केजरीवाल ने आज कहा है जंतर मंतर से कि तमाम संगठन जो लोग अलग अलग पार्टियों में हैं वो सब आए और हम लोकसभा चुनाव में इस लड़ाई को ले जाएंगे। मुझे लगता है अजीत जी कि उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने डंके की चोट पर अपने अराइवल को आज दिखाया है, ठीक है। और आज की जो उनकी जो पूरी रैली थी, वो इसे मैं चुनौती रैली कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हर किसी को चुनौती दी है, उन्होंने पूरे सिस्टम को चुनौती दी है और पिछले 1 साल से दे रहे थे, लेकिन शायद उन लोगों को कोई इतना सीरियसली ले नहीं रहा था। लेकिन उनका परफॉर्मेंस, जिसे कहते हैं ना कि आपके द परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर योरसेल्फ, तो आज जो उनकी जो ये पूरी रैली रही है, या जो उनका जो पूरा उसे कह सकते इंथुजियाज्म है। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद आता है कि जनता पार्टी जब जीती थी तब भी शायद इसी तरीके का एक इंथुजियाज्म सामने आया था और वो उसी तरीके से आए हैं। आपको पता है ना, एक बशीर बद्र का शेर है अजीत जी, कि हम खुदा बन के आएंगे इस तरह, हम खुदा बन के आएंगे इस तरह, हमसे मिल जाओ आदमी की तरह। तो उन्होंने डंके की चोट पर आज अपनी चाहत को जाहिर किया है, जग जाहिर किया है। अभी तक लोग उनको दिल्ली सेंट्रिक समझ रहे थे, आज उन्होंने जग जाहिर किया है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए वो आज सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है, अनुराधा जी ने कहा। सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी का रास्ता रोका दिल्ली में केजरीवाल ने, आप सत्ता के करीब पहुंचकर, आप कुर्सी के करीब पहुंचकर आप सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं, ये भी एक केजरीवाल फैक्टर है। वरना जोड़ तोड़ बीजेपी का इतिहास रहा है। हमने कल्याण सिंह की सरकार के समय देखा है, झारखंड में देखा है, अलग अलग राज्यों में देखा है, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। इस देश में सब कुछ हुआ है, पूरी की पूरी पार्टी रात भर में दल बदल करके दूसरी सरकार बनाने में भी रही, लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा है। अब सवाल उठता है कि केजरीवाल का कितना डर बीजेपी को है। अगर केजरीवाल लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, आपको लगता है कि केजरीवाल मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? मोदी की ललकार के सामने केजरीवाल अगर खड़े होते हैं, जनता को एक नया विकल्प दिखेगा? सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, ऐसा है कि पहले तो जो आपने दल बदल वाली बात कही, तो एक बिंदु जरूर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज यदि दल बदल नहीं हो सकता है, तो दल बदल विधेयक का जो यह स्वरूप है, यह एनडीए गवर्नमेंट के समय में आया था। दल बदल को रोकना हमारी प्रतिबद्धता थी। यह ठीक है कि ओरिजिनल दल बदल विधेयक राजीव गांधी के समय में आया था, मगर जो इतना कड़ा स्वरूप बना है आज की कोई विधायक नहीं टूट सकता है, वो बीजेपी की देन है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, एक हद तक जो मीडिया में प्रस्तुतिकरण हो रहा है उस पर मुझे थोड़ा सा आपत्ति है।
589 सीटों में से 408 सीटें भाजपा ने जीती और 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। उसको कुछ मुझे लग रहा है आउट ऑफ द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नहीं, आम आदमी पार्टी बाकी 3 राज्यों में नहीं थी ना, सुधांशु जी, नहीं था, इसलिए आम आदमी पार्टी बाकी 3 राज्यों में नहीं थी। आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में थी और आम आदमी पार्टी 33 साल पुरानी पार्टी नहीं है जिसमें अटल आडवाणी से लेकर और मोदी तक और इतने बड़े बड़े छत्रप हों। आम आदमी पार्टी 1 साल पहले पैदा हुई पार्टी है। उससे अगर कंपटीशन आपका है और आप थोड़े से फासले से रह गए तो यही कम नहीं है, काफी है। नहीं, मैं वही तर्क दे रहा हूं जो ये तर्क दिया जा रहा है कि 3 राज्यों में चूंकि तीसरा विकल्प नहीं था इसलिए लोगों ने मजबूरी में भाजपा को चुना। तो मैं कहना चाहता हूं मजबूरी में चुनती हुई जनता 74-75% मतदान करके आकर वोट नहीं देती है। और अगर मजबूरी में चुना तो कितने मतदाताओं ने नोटा के ऊपर वोटिंग की है। इसलिए यह तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है कि विकल्प के रूप में भाजपा नहीं, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है। भाजपा की सीटें बढ़ी हैं। अगर आप देखें सुधांशु जी, क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी को एक चुनौती नहीं मान रही है? क्या आप खारिज कर रहे हैं उनको दिल्ली के अलावा? देखिए आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से दिल्ली में शानदार सफलता हासिल की है, मगर उसका जो मुख्य कारण रहा है कि कांग्रेस की प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने न सिर्फ जितना भ्रष्ट आचरण किया बल्कि समस्त संवैधानिक व्यवस्थाएं जो थीं जिसमें उनका निदान निकल सकता था उन सबको जिस प्रकार से दरकिनार किया उससे जनता के मन में धारणा बैठी कि पूरी की पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी है। नहीं, लेकिन सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ है। महाबल मिश्रा जी, 4 तारीख को एग्जिट पोल के दिन आपने ही खारिज किया था कि दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिलेगी, खाता भी नहीं खुलेगा। और आज ये हालत है कि आपका खाता खुला लेकिन इतना बैंक बैलेंस कम है कि आप कुछ भी एटीएम कार्ड भी बनवाने कर विड्रॉ करने की स्थिति में नहीं है। बेदम पड़ी है कांग्रेस। और आज आपको फिर लगता है कि आप रिजेक्ट करने की स्थिति में, कोई चुनौती नहीं है केजरीवाल का, या पार्टी में जैसा कि रीथिंकिंग हो रहा है केजरीवाल पर, आप सब लोग पीएचडी करके कुछ सीखना चाह रहे हैं कि केजरीवाल ने कैसे काम किया, कुछ सीख लें। महाबल मिश्रा जी, जो आज वर्तमान परिस्थिति है उसमें निश्चित रूप से ये चुनौती बन के उभरा और सीखने की जरूरत है। इसमें कोई तो हमारे किसी से सीखा जा सकता है। अपनी पार्टी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए इस पर समीक्षा होना शुरू हो गया जी। अनुराधा जी, आपने सुना जो अभी महाबल मिश्रा जी ने कहा। अब एक चीज मैं सिर्फ बताऊं ताकि उससे बातचीत को दिशा मिले। राहुल गांधी ने जो चिंतन शिविर हुआ था जयपुर में, उस चिंतन शिविर में जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि संगठन को में बदलाव की जरूरत है, तेजी से बदलाव की जरूरत है, मगर सोच समझकर बदलाव की जरूरत है और सबको साथ लेकर बदलाव की बात करनी है और बदलाव को लाना होगा। वही बात राहुल गांधी ने यूपी में हार के बाद कहा, वही बात दिल्ली में हार के बाद कहा। बात तो कर रहे हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं हो रहा और अब 4 महीने 5 महीने बच गए। एग्जैक्टली जिस ढंग से अभी भी पॉलिटिकल पार्टी उसको अंडरस्टिमेट ही कर रही है, आप पार्टी को कितनी जल्दी है, 4 महीने में क्या करेंगे, इशूज अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं। क्या 4-5 महीने में इस तरह का कोई गठबंधन गठजोड़ बनकर आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर और चुनौती बन सकती है? देखिए, गठबंधन की तो बात मुझे नहीं लगता कि वो लोग किसी के साथ आज की डेट में गठबंधन करेंगे। वो किसी के साथ अलायंस करेंगे क्योंकि आज वो अपने दम खम पे खड़े हैं। अगर वो अलायंस नहीं भी करते हैं तो नए लोगों को अलग-अलग दलों में वो करें, जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, आ जाएंगे। बड़ी बात है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक ऐसा तबका होता होगा जो डिसग्रंटल्ड तबका जिसे कह सकते हैं, जो खुश नहीं होगा, जिसको हर चीज पर क्वेश्चन करना हो, वो सारे तबका इनके साथ जाएगा। और मुझे लगता है कि 10 से 15% वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये लेंगे। कुमार विश्वास हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। कुमार विश्वास, सबसे पहली खबर यह आई है जंतर मंतर से कि क्या आप राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं? पहले यहां से शुरू करें, उसके बाद आगे की बात। कुमार विश्वास। अजीत भाई, मनीष मेरे बचपन के दोस्त हैं और उन्होंने भाषण देते समय कहा कि भाई जो आपके युवा हृदय सम्राट हैं उनके आगे हम भी अपना एक युवा हृदय लड़वा सकते हैं। तो इसका अर्थ मीडिया ने निकाला है, लेकिन अगर जनता ऐसा तय करेगी, पार्टी ऐसा तय करेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऐसा तय करेगी तो मैं निश्चित रूप से अमेठी जाकर चुनाव लड़ूंगा। और मैं मान रहा हूं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ 10 जनपद से या किसी और जगह से लिस्ट तय नहीं होती कि कौन चुनाव लड़ लेगा। मनीष सिसोदिया केवल एक कार्यकर्ता है, उनकी इच्छा है, उसमें बहुत सारे लोगों ने तालियां बजाई। हो सकता है सीनेट में कोई आदमी कहे कि साहब वहीं का कार्यकर्ता लड़ेगा, अमेठी की कोई लड़की लड़ेगी, अमेठी के गांव का कोई लड़का लड़ेगा, तो मैं कहूंगा मैं चुनाव लड़ाने आऊंगा। और अगर वो लोग कहेंगे कुमार विश्वास आप आइए और लड़िए, तो मैं जाकर लड़ूंगा और मैं उन्हें हरा कर लौटूंगा। चलिए, एक बहुत बड़ी बात कुमार विश्वास आपने कही और हम मान रहे हैं, इसका मतलब गुंजाइश पूरी है अगर मनीष सिसोदिया ने कही और आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी के खिलाफ। अखिलेश प्रताप सिंह,
चुनौती एक बार आपके सामने है और राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी में भी इस बार चुनौती है। कोई चुनौती मानते हैं या खारिज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, इंडिविजुअल्स पे जब न कोई किसी के खिलाफ लड़ेगा, हम तब उस पर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, उसे कोई भी व्यक्ति यदि यह मानता है कि वो चुनौती नहीं है, ये नासमझी ही होती है। वो चाहे जितनी बड़ी चुनौती हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन चुनौती तो होती है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है। थोड़ा सुर बदला है कि कम से कम आप लोग चुनौती के तौर पर एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले तो आप मानते ही नहीं थे। कुमार विश्वास, जो बात अनुराधा जी ने भी की, एक सवाल तो है, हम लोग कल से भी बात करें परसों से कि वक्त कम है, 4 महीने। आपने ऐलान किया अभी जंतर मंतर से कि हम इस लड़ाई को देश में ले जाएंगे, लेकिन 4 महीने में क्या ऐसा होगा? दिल्ली एक छोटा स्टेट है, लेकिन और दिल्ली से बाहर जैसे ही आप जाते हैं बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं और धर्म और जातियां, बहुत सारी चीजें शायद अभी तक फैक्टर रही हैं। जी कुमार विश्वास। देखिए, बिल्कुल अनुराधा जी कह रही हैं, जो अजीत भाई आप भी कह रहे हैं वो बात है, लेकिन अगर चुनाव हम लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। दिल्ली में भी अगर हम लड़ते तो हम हार जाते। हमने चुनाव को जनता को दे दिया और कहा ये उस आम आदमी का अपमान है जिसे आदरणीय अखिलेश प्रताप जी की पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब गटर स्नाइप कहते हैं, नाली का कीड़ा कहते हैं, जिसे शीला दीक्षित जी मानसून पेस्ट कहती हैं कि मानसून के कीड़े हैं, गैंग ऑफ गाजियाबाद कहते हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी के मित्र 4 आदमी पार्टी कहते हैं। और आज मुख्तार अंसार नकवी साहब जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आम अमरूद पार्टी कहा है। तो लोकतंत्र में अगर आप इस तरह की भाषा बोलेंगे और आम आदमी महसूस करता है कि जो अहमनियता है, ये जो एरोगेंस ऑफ पावर है, ये जो एटीट्यूड ऑफ ऑफिस है, इसको आम आदमी को हराना पड़ेगा, इसलिए वो चुप रहता है और वोट देता है। आपने कहा राहुल गांधी के खिलाफ आप लड़ेंगे। अगर नरेंद्र मोदी कहीं से चुनाव लड़ते हैं, कभी बनारस की चर्चा हो रही, कभी लखनऊ से, उन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन लड़ेगा आप पार्टी से, या लड़ेगा भी या नहीं लड़ेगा? जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, मुझे लगता है, आज अमित शाह जी ने ट्वीट भी किया था, नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। पिछले 15 साल से सोनिया गांधी जी का नाम लेते रहे, सोनिया बेन, सोनिया माइनो बोलते रहे हैं। उनकी सीधी लड़ाई उनसे है। उन्हें रायबरेली जाकर लड़ना चाहिए जहां सोनिया गांधी लड़ रही हैं, तभी तो लगेगा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अन्यथा विदिशा में सुषमा जी पर्चा भरें और कांग्रेस वाला पहुंचे नहीं, कन्नौज में कोई पहुंचे ही नहीं। तो इस तरह की सुविधाजनक राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार के प्रतीक है या आपके सामने जो सीधे शत्रु हैं, जिनको आप मानते हैं कि इनकी नीतियों से आपकी पार्टी सहमत नहीं है, उन्हें सीधी चुनौती दी जानी चाहिए। कुमार विश्वास, बीजेपी के बड़े वरिष्ठ लीडर अरुण जेटली को भी चुनौती दी है। अरुण जेटली को भी आपने चुनौती दी। कुमार विश्वास, आपके पास आऊंगा, लेकिन सुधांशु जी बहुत देर से चुप हैं। सुधांशु जी, आपने सुना कुमार विश्वास को, क्या आपको लगता है कि ये 4-5 महीने में मोदी के सामने या आपकी पार्टी के सामने कोई फैक्टर के तौर पर आप पार्टी आम आदमी पार्टी होगी या नहीं? सुधांशु जी। देखिए, जिस प्रकार के जनता के व्यवस्था के प्रति आक्रोश से आम आदमी पार्टी की उपज हुई है, उनके अंदर यह क्षमता बन सकती है आगे कि वो एक बड़ा फैक्टर बन के उभर सके, मगर तब जब वो अपने अंदर 3 गुणों का समावेश करें। नंबर 1 विनम्रता, नंबर 2 व्यवहारिकता और नंबर 3 परिपक्वता। क्योंकि भारत की जनता इन तीनों के बगैर किसी को राष्ट्रीय विकल्प नहीं बनने देती है। और एक और बात कहूं, जो अनुराधा जी ने कही थी कि समय कुछ कम लग रहा है कि ये पूरे देश को जोड़ सकें, मैं उसमें एक और फैक्टर देखता हूं। उत्साह में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, जिसमें जैसे कांग्रेस ने सत्ता के अहंकार में सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, ऐसा ना हो कि यह प्रारंभिक जनादेश का जो एक अहंकार झलक रहा है, उसमें वह अपने लिए समस्या पैदा कर दे। यदि यह इस अहंकार पर नियंत्रण प्राप्त कर पाए तो निश्चित रूप से ये आगे एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। कुमार विश्वास नहीं कर पाए, कुमार विश्वास, तो 3 लाइन का मंत्र दिया आपके लिए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने, विनम्रता, व्यवहारिकता, परिपक्वता और अहंकार भी। ये त्यागेंगे तो जनता एक्सेप्ट करेगी। ये तीनों आप में है क्या? हालांकि इसमें से कुछ बातें नरेंद्र मोदी के लिए भी कही जाती है। कुमार विश्वास, बहुत सुधांशु जी बहुत ही विनम्र वक्ता है और बहुत पढ़े लिखे नई पीढ़ी के नेताओं में है। मैं उनकी तीनों बातों और तीनों सलाहों को विधिवत स्वीकार करता हूं और मानता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सकारात्मक बात कही है। जहां तक आपने व्यावहारिकता की बात कही है, अगर व्यावहारिकता इसका नाम है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, उनके प्रमुख आरोपियों में गिने जाने वाले शेख अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला के साथ सरकार बना ली जाए, यदि विनम्रता इस बात पर है कि राम मंदिर आंदोलन में काशीराम जी के सार्वजनिक स्टेटमेंट कि मैं उस जन्मभूमि की जगह पर सुलभ शौचालय बना दूंगा, उनके साथ 11 महीने बाद सरकार बना ली जाए, तो ऐसी राजनीतिक जो व्यावहारिकताएं हैं उन्हें हम नहीं सीख पाएंगे। मैं बड़ी क्षमा के साथ कहता हूं। चलिए कुमार विश्वास, अनुभव जिसे आप परिपक्वता कहते हैं, मुझे लगता है कि आपने भी अडवाणी जी को इसलिए साइड में किया है, हालांकि परिपक्वता उनके पास ज्यादा है, अनुभव उनके पास ज्यादा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्ति
व्यक्तित्व है और आगे बढ़कर चीजों को लेने की जो क्षमता है उसे आपकी पार्टी स्वीकार कर रही है। तो मैं तीनों बातों का ध्यान रखूंगा और मैं अपने साथियों से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से संदेश आया है, इस पर विचार करें। सुधांशु जी, आपको वाक्पटुता सीखनी चाहिए। वाक्पटुता की जहां तक बात है, उसकी एक सीमाएं होती हैं। जैसे अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम राष्ट्रीय दल हैं, तो मैं कुमार विश्वास जी से सिर्फ एक मुद्दे पे पूछना चाहता हूं, आतंकवाद विरोधी कानून बनना चाहिए या नहीं, है उसके पक्ष में है या नहीं, है बता दें। कम्युनल वायलेंस बिल आया, ये पक्ष में है ना विपक्ष में, बता दें। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं। आप ये बताएं कि ये पक्ष में खड़े हैं कि विपक्ष में खड़े हैं। सीधी स्पष्ट सीधी राजनीति की बात करते हैं, सीधा उत्तर देते हैं। इसी में एक महिला आरक्षण भी जोड़ देता हूं कि ऐसे जो मुद्दे हैं इस देश से जुड़े, उसमें आपकी क्या राय है? एफडीआई पर आपकी क्या राय है? कुमार विश्वास, ये गवर्नेंस के कुछ मुद्दे, नीतियों के कुछ मुद्दे हैं, उस पर आपकी राय जानना चाहता है देश। सुधांशु जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि आतंकवाद विरोधी जो भी बिल है उसके हम बिल्कुल साथ में हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश में कहीं आतंकवाद हो, लेकिन हम उस तरह की राजनीति को भी नकारना चाहते हैं जो आतंकवाद को प्रोत्साहन देती है धर्मों की चादर उड़ाकर। और मैं ये मानता हूं अजीत अंजुम जी कि एक पार्टी में जो 12 लोगों का दल बनाया जाता है जो आतंकवाद पर राय तय करता है, बांध पर राय तय करता है, वन पर राय तय करता है, वो देश नहीं है। देश बहुत बड़ा है। प्रभावित सारे पक्षों को बैठकर अगर उनका संवाद किया जाए तभी एक जन स्वराज से एक राय निकल सकती है। हमारी राजनीति ने बड़ा अजीब काम कर लिया है कि अगर आतंकवाद पर राय बनानी है या हमको भूमि अधिग्रहण पर बनानी है तो बिना किसान के हम कृषि भवन की 5वीं मंजिल में एयर कंडीशन में बैठ के 12 लोग बना लेंगे जिनको या तो मैक्से से मिला होगा या किसी और पुरस्कार को मिला होगा। हम चाहते हैं उस किसान से बात करिए जिसको भूमि देनी है, हम चाहते हैं उस आदमी से बात करिए जिसे भूमि खरीदनी है, और हम चाहते हैं कि सरकार की रेगुलेटरी पर वो स्वराज उस गांव की पंचायत से पास हो कि भूमि देनी है कि नहीं देनी है। कुमार विश्वास जी बहुत कुछ बोला, जरा अखिलेश जी सुनिए, जवाब दीजिए। वो तो जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदारी पे है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है। वो तो आप आज आए हैं, अब तय हो रही है आपकी कि दिल्ली में जनादेश आप और बीजेपी को मिला है। तो नाम आया, यही धैर्य परेशान हो गए। लोकतंत्र की ऐसा क्या हो गया? लोकतंत्र की यही पहली सीढ़ी है। अरे बेफिक्र रहिए, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी यही है कि धीरज। अखिलेश जी, अजीत भाई जी एक आपकी अनुमति से सवाल अखिलेश जी से पूछना जरूर पूछिए और उसके बाद सुधांशु जी आपके पास आएंगे। आप सुधांशु त्रिवेदी आपसे कुछ देखना चाहते हैं? ये होता है, ये कुमार विश्वास पूछिए करना। अखिलेश जी, कुमार विश्वास आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? केवल नहीं, कोई चीज बर्दाश्त ना हो, कोई चीज। अखिलेश जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, डिस्टर्ब करना। अखिलेश भाई, ये कांग्रेस के आदरणीय महान नेता अखिलेश जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। आपकी कब तक होगी? 67 साल हो गए, आपकी कंप्लीट ही नहीं हो रही। हमारे कान खराब हो गए, आपकी बात ही कंप्लीट नहीं हो रही। आप पूछ लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी भाई कुमार विश्वास जी ने जब आतंकवाद विरोधी कानून पे जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ हम विरोध में हैं, परंतु हम यह नहीं चाहते। तो ये किंतु परंतु की जो शुरुआत है ना, ये उदाहरण करके फिर आप उसी व्यवस्था के पार्ट हो जाते हैं जहां पर कि आप स्पष्ट बात नहीं कहते। जैसे मेरा एक सीधा प्रश्न है कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल बरेली दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के साथ बैठ के समर्थन मांग सकते हैं, जिनके के बारे में संदेह है कि कई लोगों की हत्या के आरोप में हैं, परंतु आपके लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और लोगों की जान गई, क्या वो छोटा मुद्दा है क्या? और दूसरी बात, मैं केवल एक विनोद भाई मैं आपसे निवेदन करूं, एक प्रश्न का जवाब दे लूं, तो मैं एक का जवाब दे लूं, एक का जवाब। मुझे वक्त कम है, ब्रेक पर जाना है। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर लें। सुधांशु जी अपनी बात पूरी करने पहले मैं एक बात सिर्फ ये कहूंगा, कुमार विश्वास जी बहुत अच्छे कवि हैं और जो मैंने एक बात कही उसको मैं कविता की एक लाइन में कहना चाहूंगा। तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बरस ही जलद भूमि नियराए, यथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। इसका अर्थ यह हुआ कि वैसे वो जो लोग विद्या बुद्धि और शक्ति पाकर विनम्र होते हैं, यानी जैसे बादल भारी होकर झुकते हैं, वही इस धरती के ऊपर शांति लाते हैं। यह विचार यदि आप ध्यान में रखेंगे तो शायद आप ज्यादा अच्छी खेत लहला पाएंगे, अन्यथा जो भी होगा वो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। संक्षिप्त जवाब दीजिए, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। कुमार विश्वास जी, आपकी आखिरी सलाह, चूंकि आप मुझसे अनुभव में बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव में, उसको सिरमाते रखते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि तौकीर रजा साहब जैसे जो सवाल आपने दिल्ली के चुनाव में उठाने की कोशिश की थी, उसे जनता ने इसलिए बाई नहीं किया कि हम तो आला हजरत की मजार पर जब चादर चढ़ाने गए, जहां अडवाणी जी अटल जी भी जा चुके हैं, वहां तौकीर रजा साहब से मिले। लेकिन आपके बरेली के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री और सांसद आदरणीय संतोष गंगवार साहब तो उनके साथ बैंक चलाते हैं।
चलिए, अब मुझे लगता है इस पर काफी चुनाव में काफी टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं। मुद्दों को उठाते हैं, ये मुद्दे नहीं है ऐसे। कुमार विश्वास इस पर काफी बात हो चुकी है हमारे यहाँ जी सुधांशु जी, मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है और आप सभी मेहमानों से आग्रह है, ब्रेक के बाद भाजपा पे आरोप लगे हम राज्यों में सरकारें बनाते रहे हैं, तो यह कोई तर्क नहीं हुआ। ब्रेक के बाद वापस लौट रहे अखिलेश जी, कुमार विश्वास जी, सुधांशु जी, महाबल मिश्रा जी। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं, आप सभी मेहमान बने रहे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।